नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। वित्त वर्ष 2024-25 पूरा हो गया और सारी उठापटक के बाद यानी नया रिकॉर्ड बनाया हमने सेंसेक्स ने, निफ्टी ने, और उसके बाद धड़ाम से 16% नीचे भी आए। मार्च में अच्छी वापसी की, सब मिला करके नफा नुकसान बराबर। तो कहते हैं ना वो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो यहाँ दूसरी बात है, खाया पिया बहुत कुछ, पहले चढ़े फिर गिरे, अंत में दिया कुछ नहीं। बात तो सही है एक्चुअली। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं बढ़ते थे तो शायद निफ्टी का ये भी जो क्लोज मिला 5% पॉजिटिव फाइनेंशियल ईयर का, वो भी शायद नहीं मिलता था। ऐसा हो गया था हाल इस बार। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये बार 5% ऊपर मिला, इसके पहले 28% ऊपर मिला था, उसके पहले -0.6% मिला था फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे लगता है कि साल का रफली 10-10% का तीन साल का रिटर्न हुआ। अगर ऐसा प्रेमाइस है तो ये बहुत अच्छा प्रेमाइस है, क्योंकि अगर 15-20% का रिटर्न साल का हो जाता, साल 3 साल का, पिछले 3 साल का, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती कि हाँ, कह सकते थे बहुत वैल्यूएशन इशू है, सब कुछ है। मुझे लगता है ये मॉडरेट बहुत अच्छा गया है। अब इसमें 2 सूरत अपने को रखना पड़ेगा। पहला सूरत ये कि यहाँ से 20% की और राइज FY26 में ही हो जाए। अगर FY26 में भी अगर ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ, ये TTT, ट्रम्प टैरिफ टेरर, ये जो टीटी खेल रहे हैं वो, अगर इसके कारण से कुछ तकलीफ होती है तो मान के चलिए कि सब कुछ बहुत ज़बरदस्त कॉम्पनसेट होगा अगले फिर इसके बाद वाले फाइनेंशियल में। तो ये अगले 2 फाइनेंशियल में रिटर्न तो मिलेंगे। अब अगले फाइनेंशियल में ज़्यादा मिलेंगे, उसमें कम मिलेंगे, ये सब पता नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत जो करेक्शन आएगा, वो तो करेक्शन आने का नेचर है, वो आएगा यहाँ से भी। लेकिन अगला फाइनेंशियल और अगला उसका 2 फाइनेंशियल अगर पकड़ लें, तो रफली आप समझें कि मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा अगला 2 फाइनेंशियल मिला के फिर हमको कम से कम 30-35% का कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए। जी, ओके। तो अगले वित्त वर्ष के लिए उम्मीदें हैं, लेकिन अब उस उम्मीद पर बाजार आगे चले, इसके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या रहेंगी आपके हिसाब से? ट्रम्प टैरिफ या ट्रम्प टैंट्रम घटना? अब बहुत ज्यादा बचा नहीं। अब मतलब उससे पहले हम लोग कहाँ 2 अप्रैल को होना है, तो उससे पहले बीच में हम लोग नहीं मिलने वाले हैं। हम नहीं, 2 अप्रैल को हम मिलेंगे, तो उस समय उसी रात को ट्रम्प साहब कुछ करने वाले होंगे, जो भी करना हाँ, होगा। सही बात है। और उसके कारण से देखिए, हमारा तो छोड़ दीजिए, ओवर द वीकेंड जो यूएस का ही मार्केट बंद हुआ है, वो खुद ही गिर के बंद हुआ है। तो कम से कम ये एनालिसिस ठीक चल रही है अपनी कि यूएस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ही था, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एफआईएस का फ्लो आ रहा है। तो वो एक ठीक है, उसको पूरा का पूरा तो शॉर्ट कवरिंग नहीं कहा जा सकता, बिकॉज़ फाइनेंशियल्स में आया है फ्लो, और फाइनेंशियल्स में फ्लो आया है, तो शॉर्ट पोजीशंस फाइनेंशियल्स में तो सबसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बेचारे चले ही नहीं थे, तो उसमें शॉर्ट क्या बनना है। बाकी बाजार में बहुत सारा शॉर्ट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कह सकता कि जो अर्ली 90s में जापान का हाल हो गया वैसा यूएस का होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अगर दादागिरी से जाएँगे तो एट सम पॉइंट इन टाइम, जैसे अभी यूरोप का मार्केट आप देख रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अब यूरोप ऑन द राइज़ अपना शुरू करेंगे वो लोग, उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, वो सब शुरू करेंगे बनाना। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि यूएस ही साइडलाइन हो जाएगा, अगर इस तरह से काम किया तो। लेकिन मुझे लग रहा है अभी चांस ले रहे हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। मे बी अप्रैल तक थोड़ा एडजस्टमेंट जितना होना है हो जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ल्ड भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। अभी चूंकि अचानक से क्या बोलते हैं, सिर पे आ पड़ा है ना, मुसीबत आ पड़ी है, तो अभी तो डील कर लेंगे लोग, लेकिन साथ में फिर अलग अलग गुट भी बनेंगे वर्ल्ड में, बायलैटरल ट्रेड, ये सब बहुत सारे बनेंगे। तो वेट एंड वॉच में थोड़ा रहना तो पड़ेगा। मुझे लगता है इन सब में इंडिया थोड़ा बेनिफिशियरी इमर्ज होगा, लेकिन शुरू में तो हमको भी झटका लगेगा।
तो मेरा व्यू यही है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर अगर देखें, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिसेस का परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। मेरे मार्केट मेरे मेरा मेरा जो अंदाज़ा है उसके हिसाब से सबसे खतरे का आज तक इतिहास में खतरे का भी कारण रहा है लिक्विडिटी एंड लूज़ क्रेडिट, और स्टॉक मार्केट में बुल रन का भी सबसे बड़ा रीज़न रहा है लिक्विडिटी एंड लूज़ क्रेडिट। लूज़ क्रेडिट तो मैं नहीं कह सकता भारत में कुछ करके है, लेकिन आने वाला समय यही बता रहा है कि लिक्विडिटी क्रेडिट ग्रोथ का है, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट बायस का है। इन दैट केस हमारे लिए ये अच्छी बात है और ये मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। एक नेगेटिव यही है कि जो ट्रम्प का टैरिफ टेरर है, इसके कारण से थोड़े ग्लोबल इक्वेशंस भी चेंज होंगे और ग्लोबल ट्रेड्स भी हर्ट होंगे पक्का। जी, लेकिन सोमेश, चलिए वो तो ट्रम्प साहब क्या करेंगे, लेकिन जो एफआईआई हैं उन्होंने ट्रम्प साहब का 2 अप्रैल का फरमान सुने बिना भारतीय बाजार में वापसी शुरू कर दी। इसके पीछे क्या कहानी आप देख रहे हैं, और ये वापसी अभी भी पक्की है या मतलब ठीक है थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे थे? मैं देख रहा था डेटा, मुझे लगता है अप्रैल मंथ तो कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि बाजार में इतने ज़्यादा शॉर्ट थे कि कितना शॉर्ट का एडजस्टमेंट है, कितना इसमें जेन्युइन कैश मार्केट का बाइंग है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर अप्रैल में भी इस तरह का फ्लो रहता है तो फिर क्लैरिटी है कि एफआईआईज हमारे को ज़्यादा वैल्यू देंगे अगेंस्ट अमेरिका, बिकॉज बिकॉज अब उनके करतूत से उनको खुद ही परेशानी होने वाली है। बट फिर भी अप्रैल इंपॉर्टेंट रहेगा एफआईआईज फ्लो के स्टैंड पॉइंट से, रिजल्ट स्टैंड पॉइंट से भी रहेगा। लेकिन अगर एफआईआईज का फ्लो अप्रैल में कंटिन्यू होता है, ये गुड सिग्नल होगा। जी, ओके। तो फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा ये देखने समझने के लिए कि हाँ, एफआईआई की बिकवाली वास्तव में थम गई है, वास्तव में वो खरीदार बन रहे हैं, या उन्होंने एक बड़े इवेंट से पहले अपने आप को पोजीशन कर लेने की कोशिश की है, शायद इस एंटिसिपेशन में कि जो कई जगहों से ये राय उभरती हुई दिख रही है कि ट्रम्प साहब जो भी अपना तंत्रम मंत्रम दिखाएंगे, उसका असर जो है वो भारत पर कम होगा, दूसरे देशों पे ज्यादा होगा, और इसके चलते अंततः जैसा आप भी कह रहे हैं कि भारत इससे कुल मिलाकर के फायदे में रहेगा। लेकिन वैसा होने में और वो स्थिति उभरने में समय लगेगा, तो एकदम नहीं होगा, लेकिन एफआईआई ने शायद उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश की हो। नहीं रवि जी, मेरा अंदाजा दूसरा है। अगर ये एफआई बाइंग है तो एफआईआई सबसे ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं लिक्विडिटी का ओवरफ्लो भारत में जो होने वाला है। ये 4-5 लाख करोड़ जो आए हैं ना बाजार में, समझ नहीं रहे हैं लोग क्या है। 4-5 लाख करोड़ उधर से आएगा, आ गया है, रेट कट से आएगा, और जो टैक्स कट है उससे आएगा, लिक्विडिटी का ओवरडोज होने वाला है। मे बी अगर एफआईआईज आ रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि उनको वो चीज़ दिख रही है। तो अल्टीमेटली बाजार को ड्राइव करती है लिक्विडिटी एंड अफोर्डेबल मनी। हाँ, तो ट्रम्प के टेरर का तो खैर आप जो कह रहे हैं उससे भी अग्री करूंगा, बिकॉज एक जो सस्टेनेबल नहीं है वो तो ये है कि 65% ग्लोबल मार्केट कैप का कंट्रीब्यूशन यूएस का जो हो चुका है यूएस स्टॉक मार्केट का, वो सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज ठीक है, चलिए मानते हैं कि आपकी 26-7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, उसके अगेंस्ट में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपका ग्लोबल जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आप मोर देन 40-50% मार्केट कैप डिजर्व करें। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा 19 अर्ली 90s का जापान क्राइसिस भी समझने की कोशिश कर रहा था। उनका तो 45% मार्केट कैप का कंट्रीब्यूशन हो गया था शायद, तो उतने ही में उनकी हालत ख़राब हो गई थी। चलिए मानते हैं बहुत छोटी इकॉनमी अपने तरफ से इन कंपैरिजन टू यूएस, और वो भी पूरा डेट फ्यूल्ड था। यूएस में भी इस बार डेट फ्यूल्ड ही है, लेकिन यूएस में कंज्यूमर डेट नहीं है, गवर्नमेंट डेट है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यूएस का ये मार्केट कैप सस्टेनेबल तो नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन ये एडजस्टमेंट होगा। मे बी 1-2 साल, 4 साल, 5 साल ये एडजस्टमेंट होगा। वेर इन इमर्जिंग मार्केट्स बेटर करेंगे, यूएस मार्केट ठीक नहीं करेंगे। तो एक तरफ थोड़ा पैसा यूरोप में भी मूव कर रहा है और उधर भी मार्केट तेज दिख रहा है, यूएस का मार्केट खराब दिख रहा है, तो वहाँ से भी पैसा निकल के गया होगा उधर, और थोड़ा अब इमर्जिंग मार्केट पर्टिकुलरली इंडिया में भी आएगा। जी, तो इसमें आपने सुमेश कुछ
ये जोड़ घटाव किया है क्या कि अगर ट्रम्प टैरिफ का उनके अंतर मंतर का कुछ असर भारतीय बाजार पे शुरुआत में दिखेगा, तो वो असर कहाँ पे ज्यादा दिखेगा? क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अक्रॉस द सेक्टर इसका असर होने वाला है? क्या कुछ सेक्टर अमेरिका को निर्यात पर इतने ज्यादा निर्भर डिपेंडेंट हैं कि अगर वहां पे थोड़ा अचानक से शुल्क बढ़ा, टैरिफ बढ़ा, तो उसका असर एकदम से उनके या तो सेल्स पे या मार्जिन पे आने लग जाए? राजीव, यहाँ पे क्या है ना कि एक ही मुझे दिक्कत लगती है, वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और बाकी आप समझिए एक दूसरा नंबर पे क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे शायद एग्री एक्सपोर्ट है और तीसरे नंबर पे फार्मा है शायद। और ऑटो का तो कंपोनेंट ही बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब हम कुछ करते ही नहीं है ज़्यादातर। मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे होने वाला है। फार्मा पे वैसे भी अलग रखेंगे, शायद उन्होंने खुद ही बोला हुआ है। ऑटो पे तो लगा ही दिया जो उनको लगाना था। और दूसरा मेन मुझे वही सेगमेंट लगता है जो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज़ फार्मा तो चाह के भी नहीं कर सकते, उनके लिए खुद ही तकलीफ हो जाएगी। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वो जेनरिक्स पे डिपेंडेंट है यूएस, एंड देयरफॉर वो उतना सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। तो मेरा मेन मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जहाँ पे अगर चाहें तो डेंट लग सकता है। फार्मा स्पेयर कर दिया जाएगा, एग्री प्रोडक्ट में वैसे भी बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और जैसा मैंने अपने यहाँ भी गवर्नमेंट सोर्सेज़ को सुना है, वो लोग भी ख़ासकर जितने भी एग्री, डेयरी ये सब चीज़ें हैं, इसमें बायलैटरल अरेंजमेंट करने की काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो मेबी वो भी स्पेयर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो उसमें तकलीफ थोड़ी हो सकती जी। तो क्या वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे लिस्टेड नाम हैं जो वास्तव में बहुत डिपेंडेंट हैं? और ऑटो सेक्टर में आपने कहा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे उसमें टाटा मोटर्स का नाम काफ़ी लिया जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ इस पे कि इसी तरह से और भी कई नाम लिए जाते हैं जिनका कुछ न कुछ डिपेंडेंस है यूएस मार्केट पे। टाटा मोटर्स का सीधे भारत से नहीं तो उनके जेएलआर के मार्फत। देखिए, पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रूट पे क्लैरिटी दे दूँ कि वहाँ पे नाम की क्लैरिटी मुझे अभी नहीं है, और क्यों नहीं ये भी बताता हूँ। क्योंकि जब ऑटो का सबसे पहला तो हंगामा ऑटो चल रहा था। टाटा मोटर्स की कहानी मैं समझाता हूँ, मेरी समझ से समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम्पल संवर्धन मदरसन का लेना है। तो पहले ये हुआ कि संवर्धन मदरसन और वो दूसरा वाला कौन-सा है, सोना बीएलडब्ल्यू या समथिंग, इन सब का नाम आया कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो उसके कारण बेचारों की हो गई पिटाई। बाद में संवर्धन मदरसा निकल के आके बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि हम डायरेक्ट कुछ वहाँ पे ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करते ही नहीं। तो हम वहीं पे बैठ के बनाते हैं जैसा कुछ है। तो अगर आप वहाँ पे बैठ के बनाते हैं तो ट्रम्प इज़ ऑल्सो क्लियर कि उनको कोई तकलीफ़ तो होने वाली नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्लैरिटी इमर्ज नहीं हुई है, क्योंकि एक चीज़ डेटा मैंने पढ़ा, उसमें कंपनीज़ का डिनायल आया, तो इसलिए अभी वो डेटा पे डिपेंड होना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है मुझे। टाटा मोटर्स की कहानी समझाता हूँ। देखिए, टाटा मोटर्स ना बहुत, मुझे लगता है कि इनकी प्रॉब्लम चारों तरफ से है। टाटा मोटर्स के जो लीवर्स थे, जो ड्राइवर्स थे, जो मैं समझ रहा था, वो अभी भी 60-65% वाले जैगुआर लैंड रोवर हैं। जैगुआर तो खैर क्या ही है, अभी तो कुछ नहीं है। और जैगुआर टोटल इलेक्ट्रिक भी होने वाला है। और दूसरा भारत का मार्केट है। तो भारत के मार्केट को पहले समझाता हूँ, बाहर वाला तो बहुत आसान है समझना। भारत के मार्केट में सबसे अच्छा मुझे लगता है जो चंद्रशेखरन जी का बहुत सुंदर स्टेप रहा, उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि जो उनका लैंड रोवर का प्लेटफ़ॉर्म है उसको यूज़ करो और फटाफट डोमेस्टिक में उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाओ और अपनी यूएसपी निकालो। तो जैसे मारुति ने अपनी यूएसपी निकाली थी अफोर्डेबिलिटी, टाटा ने अपनी यूएसपी निकाली मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, लेकिन बाकी चीज़ें पीछे छूट गई। तो उसके कारण से शुरुआत में डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि उनके पास लैंड रोवर का प्लेटफ़ॉर्म था, डिज़ाइन आ गया और ड्यूरेबिलिटी को उन्होंने अपना यूएसपी बना लिया, जिसके बेसिस पे उन्होंने सफारी पुश किया और कौन-सा टाटा पता नहीं 1-2 और छोटे कार्स वो सब पुश किए। वो होने के बाद फिर उनको ध्यान आया कि अब तो पूरा बाज़ार ईवी की तरफ चल रहा है।
चंद्रशेखरन जी का इंटरव्यू मैं सुन रहा था और उस समय ना होता क्या है कि इंटरव्यू में नॉर्मली कोई कुछ डेलिबरेट बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे आप ही मेरे से सवाल पूछते होंगे, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि इनएडवर्टेंटली निकल जाती हैं। तो वो चीज़ समझना पड़ता है किसी भी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे। तो उनके इंटरव्यू से मैंने क्या समझा, उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि उनको सबसे पहले स्टेप लेना है अर्ली एंट्रेंट का ईवी में, अदरवाइज़ बाद में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा। और उसके कारण उन्होंने क्या किया, आइस का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके उसमें सिर्फ ईवी फिट किया। इट्स नॉट बॉर्न ईवी, जो उनका नेक्सॉन ईवी और कौन-कौन सा है, इट्स नॉट बॉर्न ईवी। बॉर्न ईवी मतलब ईवी का प्लेटफ़ॉर्म ही फ्लैट बेड डिज़ाइन किया जाएगा, जिसपे बैटरी पैक लगेंगे, कार में कहीं हम्प नहीं होगा, जैसी प्लेन ज़मीन होती है वैसी होगी, वैसा बनेगा बॉडी, वैसा नहीं था। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब उन्होंने अपनी टीम को पूछा तो टीम ने उनसे 3 या 4 साल माँगे थे ईवी के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पहला ईवी निकालने के लिए। उन्होंने बोला मुझे 1 साल के अंदर चाहिए। रीज़न वाज़, मैं उसी समय समझ गया, रीज़न इज़ फटाफट अभी जितना पुश कर सकते हो कर लो, बिकॉज़ बाद में जब बॉर्न ईवी आ जाएगा तो उसमें फिर चैलेंजेस बहुत बड़े आएँगे और चैलेंजेस अब आ गए। चैलेंजेस कैसे आ गए? एमजी लेके आ गई है। एमजी का प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, बीवाईडी तो बॉर्न ईवी है ही, महिंद्रा का भी बॉर्न ईवी आ गया, तो अब कॉम्पिटिशन आ गया। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि डोमेस्टिक मार्केट में भी टाटा मोटर्स को अब तकलीफ होने वाली है, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन ईवी स्टैंड पॉइंट से बहुत बढ़ने वाला है। एसयूवी स्टैंड पॉइंट से वैसे भी महिंद्रा इनको अच्छी टक्कर दे रहा है। ये हो गया यहाँ का प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आता है। एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं, 60-65% जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर में तो एक एफ-पेस है, बाकी सब उनका लैंड रोवर ही चलता है। उसमें यूएस में तो कुछ बनाते नहीं हैं, यूके और कहाँ जहाँ-जहाँ इनके प्लांट होंगे उससे बनाते हैं और बना के यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। लग गया 25% एडिशनल टैरिफ, अब हो गई तकलीफ। मार्जिन जाएगा, सेल्स भी जाएँगे। अब इसके कारण से मुझे डबल वैमी लगता है टाटा मोटर्स पे। मोस्टली इन प्राइस है, जो कि चार्ट देख के लगता है कि मार्केट को ये चीज़ की समझ है, मोस्टली इन प्राइस है, लेकिन 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट ही बताएगा क्लियरली कि कितना इन प्राइस है। बट यहाँ पे जो टाटा मोटर्स वो 1200-1300 वाले लेवल पे चला गया था, वो रीज़न मुझे नहीं समझ में आता अनलेस 1-2 क्वार्टर के रिज़ल्ट में कुछ जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें बताया जाए, कोई वैसा की ट्रिगर नहीं है और इसलिए टाटा मोटर्स की ज़्यादा धुनाई हो गई, लेकिन संवर्धन मदरसन की धुनाई होने के बाद उनकी उठाई हो गई बिकॉज़ वो क्लैरिफ़िकेशन आया। बाकी ऑटो में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमारे साथ नहीं है। जी, ठीक है, तो ये तो रही कहानी, ट्रम्प साहब क्या करेंगे 2 अप्रैल को और क्या होगा असर, और उसमें खास करके टाटा मोटर्स, चूँकि उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उस पर हमने थोड़ी अलग से बात कर ली। इस पे कोई अलग से डिस्क्लेमर डिस्क्लोज़र तो नहीं देना आपको? डिस्क्लेमर तो जनरल डिस्क्लेमर है ही कि मैं तो ये समझा रहा हूँ सबको कि किस तरह से समझना है टाटा मोटर्स को, मेरी समझ क्या कहती है। खरीदना नहीं खरीदना तो अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, बिकॉज़ हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन प्राइस, मुझे नहीं पता और मेरा टाटा मोटर्स में मेरा ना मेरे कवरेज में ही नहीं है टाटा मोटर्स, तो जी, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। अब 2024-25 का जो लेखा-जोखा हम लोग देख रहे थे, जिसमें निफ्टी, सेंसेक्स ने 5% दिया, लेकिन फाइनेंशियल्स ने जान बचाई। ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस जो है पूरे साल की क्या कहती है, और उसके आधार पर अब 25-26 में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अपनी चाल बनाए रख पाएंगे और कौन अपने लोअर बेस का फायदा उठा करके ज्यादा चाल दे पाएंगे? 4 साल 5 साल हो गए साथ में काम करते हुए, इसलिए जो आपका ये जो लैटर पार्ट वाला क्वेश्चन है ना, आपने मेरे दिमाग में घुस के निकाल लिया, बिकॉज़ मैं यहीं पे मेन चीज़ है जो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ, बहुत इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आपका समझिए तो 1 अरब का कम से कम का सवाल है। इसका जवाब मैं कैसे दूँ, मुझे खुद भी जवाब नहीं मालूम है, जैसा मैंने समझा है मैं समझाता हूँ। तो मैंने इसको ना 2 सेगमेंट डिवाइड किया, निफ्टी के से बेहतर परफॉर्मेंस और निफ्टी से खराब परफॉर्मेंस, जो 1 साल का अपने फाइनेंशियल का रहा। देखिए, ऐसा है कि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज़ तो लेट कमर्स हैं। अगर ये लास्ट में एफआईआईज़ नहीं आते तो ये जो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था शायद इनका नहीं होता। लेकिन जब पूरा प्रोजेक्शंस मैंने देखा जिसमें आउट परफॉर्मेंस में किसका है, फाइनेंशियल सर्विसेज़, फार्मा, मेटल, बैंक, ये मेन हैं जो आउट परफॉर्म करके गए हैं। तो अब सवाल है कि क्या ये मेन लीडर बनेंगे आउट परफॉर्मेंस के या नीचे वाले आएँगे?
पहला मुझे ऐसा लगता है, जो कि पहला पॉइंट मैं फिक्स करना चाहता हूँ, वो ये लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो लेट कमर हैं और आउट परफॉर्मर बने हैं, ये आने वाले समय के लीडर बनने चाहिए। तो पहला फ़ोकस वहाँ होना ही चाहिए और इसी से मैं पूरा का पूरा सूत्र बनाऊँगा पीछे का। सबसे खराब मीडिया का रहा है, भगवान जाने क्या हो गया है इसमें इतना खराब, लेकिन मीडिया बहुत ही खराब परफ़ॉर्मेंस रही है। जितने भी अंडर परफ़ॉर्मर्स हैं, उसमें रियल्टी, ऑयल एंड गैस, पावर, मीडिया, ये सबसे ज़्यादा मेजर मुझे नज़र आए जो कि हैं। अब निफ्टी मान लेते हैं कि 15% का भी 20% का भी रिटर्न अगले साल दे और ये सारे इंडिसेस खाली पूरी तरह से रिकवर भी कर जाएँ, तो भी हो सकता है कि ये निफ्टी को आउट परफ़ॉर्म कर जाएँ। लेकिन इनका न्यू हाई बनेगा कि नहीं, इन सब इंडिसेस का पता नहीं। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, रीज़न नहीं समझ में आ रहा। क्या रीज़न समझ में आ रहा है, वो समझते हैं। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का मेन अभी बोलबाला शुरू हुआ है, जब से एफआईए की बाइंग शुरू हुई। अगर ये पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ूँ, तो एफआईआई अपना सोल एजेंडा लेके आ रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट के लिए सबसे बड़ा वरदान भी होता है और सबसे बड़ा वही आपके विनाश का कारण होता है, जो 2008 में भारत में पूरे ग्लोब में हुआ, जो 91 में जापान में हुआ, जो 1929 का जो क्राइसिस आया, सब जो कह लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो एफआईए एस्टिमेट कर रहे हैं कि भारत में लिक्विडिटी ज़बरदस्त फ्लो करने वाली है। पहला और दूसरा सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस होने वाला है। तो इसमें होगा क्या, क्रेडिट ग्रोथ ट्रिगर होगा और क्रेडिट ग्रोथ ट्रिगर होगा, तो उसके पीछे-पीछे वो सारे सेक्टर्स ट्रिगर होंगे जिसमें आपको चीपर चीपर क्रेडिट से या लिक्विडिटी से फ़ायदा हो सकता है। बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर का जो मूवमेंट है वो मुझे ये बताता है कि ये फीलर आ गया है सबके पास कि दिस मूव इंडिकेट्स कहीं न कहीं क्रेडिट ग्रोथ विल फॉलो द सूट। अगर क्रेडिट ग्रोथ आ जाता है तो फिर क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी कंजम्पशन ओरिएंटेड, इनफैक्ट ऑटो इज़ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, ये चीज़ हमको समझना होगा कि ऑटो भी मेरे हिसाब से कंजम्पशन का ही पार्ट है। जो बेस क्वालिटी का ऑटो होता है वो आप समझें कि जैसे एफएमसीजी में आपका दंत मंजन हो गया, सोप साबुन हो गया, वैसी ज़रूरत हो गई आपकी जो बेसिक बाइक्स और बेसिक कार हैं आज के लिए, बिकॉज़ वो कमोडिटी हो गए हैं। तो वो कंजम्पशन का वो एक ऐसा थीम है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो मारुति एज़ अ बेसिक थीम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये लिक्विडिटी, ये क्रेडिट ग्रोथ मुझे लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट कंजम्पशन ट्रिगर करने वाला है। और इस कारण से अगर इसको अगर जोड़ना शुरू करूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस केस में आप आ जाएँ ऑटो पे, आप थोड़ा आ जाएँ पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेड चीज़ों पे। न कंजम्पशन में सब कुछ आएगा, आपका टूरिज़्म आएगा, जो लोग लिकर्स वगैरह बोलते हैं, वो सब आएगा, ट्रैवल एंड टूरिज़्म आएगा, एफएमसीजी आएगा, रिटेल आएगा, क्यूएसआर आएगा, ऑटो एंसिलरी आएगा। ये सब कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल का पार्ट है। जब आप सोचना शुरू करें, तो सोचने का तरीका ये बनाएँ कि अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी, जिसको हम पैसा बोलते हैं, वो आती है, तो उसको आप मान लीजिए कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो आप ऐसा समझें कि मान लीजिए आपके दोनों पॉकेट में कोई भर-भर के पैसा रख के चला गया है, जो आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या-क्या काम करेंगे? अपनी ज़रूरत के अलावा आप क्या-क्या काम करेंगे? जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है वो सारे सेक्टर्स फ़ॉलो अप लेने चाहिए। यही एनालिसिस मुझे समझ में आई, बिकॉज़ जब मैं इनका पैटर्न एनालिसिस कर रहा था, तो थॉरली कन्फ्यूज़ होता जा रहा था, बिकॉज़ चाह के भी ऐसा लग रहा था कि मेटल प्रीवियस हाई को टच कर ले वही बहुत है, फार्मा प्रीवियस हाई को टच कर ले वही बहुत है। कैपिटल गुड्स तो अभी बहुत ही पीछे रहेगा, कैपिटल गुड्स का इमीडिएट रिकवरी मुझे अभी दिखता नहीं है। तो बाकी जो पावर वगैरह है, रियल्टी वगैरह है, ऑयल एंड गैस है, ये सब अपना सिर्फ रिकवरी कर ले, इतना ही बहुत है इन सब के लिए। किधर बुल रन ट्रिगर होगा ज़्यादा, वो जुलाई के बाद ज़्यादा समझ में आएगा, मे बी जुलाई से अगस्त के बीच में समझ में आएगा। लेकिन जो मैंने अपनी थियरी बेस की है, वो इसी एनालिसिस पे बेस की है कि अगर
बीएफएसआई एज ए सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आया है और ये आउट परफॉर्मेंस रहता हुआ दिख रहा है, तो इसको अगर हम अपना हाइपोथेसिस लेके चलें तो आगे कैसा कैसा सेक्टर का आउटलुक बनना चाहिए। जी, तो ये कहानी है और इसमें इंटरेस्टिंगली आप मीडिया को लगातार कमज़ोर देख रहे हैं। मैंने मुझे जितना याद है जब भी आपने मीडिया का ज़िक्र किया है पिछले कुछ महीनों के दौरान, तो मीडिया को ख़ास तौर पे आपने कहा है कि नहीं इसमें तो कोई जान दिख ही नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया है? बल्कि यहाँ तक कि ये शायद मतलब पिछले साल चुनाव से पहले भी मैंने पूछा था कि चुनाव के समय तो मीडिया में जान आती है, उस समय से लेकर के अभी तक क्या हो गया है कि उनका मतलब समय ठीक हो ही नहीं रहा है? देखिए, जनरल मीडिया में एक आधा जगह तो मैं भी गलत गया हूँ रजी। इन जनरल मीडिया प्रेडिक्शन में मैं गलत नहीं गया, लेकिन विदिन मीडिया मेरे जो सेलेक्शंस हैं उसमें भी थोड़ा अभी इश्यू मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मेन जो मीडिया में है ना, मीडिया में एक्चुअली क्या है, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनकी अर्निंग्स कहाँ पे है। एक तो उनके कंटेंट के बेसिस पे उनका जो व्यूवरशिप होता है और उनके एडवर्टाइज़मेंट के बेसिस पे जो उनका इनकम सोर्स होता है। सबसे ज़रूरी क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं और आप ये शो कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी इस शो के लिए क्या है कि लोग आएँ, देखें, इसका सक्सेस हो। सबसे ज़रूरी है इसका कंटेंट। अगर मैं आपको इसका कंटेंट ही बोगस दूँगा, मतलब मैं जो चीज़ें समझाऊँगा लोगों को, वो एक समय के बाद उनको लगे कि ये क्या बेकार की बातें करता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ नहीं होता है। तो कंटेंट ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो फिर शो नहीं होगा, एक समय के बाद नहीं चलेगा, बिकॉज़ थोड़े बहुत टाइम पास के लिए देख भी ले लोग, लेकिन नहीं चलेगा। तो मीडिया का जो मेन कंटेंट ही है ना, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, आप न्यूज़ मीडिया भी देख लीजिए ना, न्यूज़ मीडिया में कहीं-कहीं दिखेगा कि उनकी ये टीआरपी, वो टीआरपी है, लेकिन बैठ के देखता कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैं और आप जैसे लोग बैठ के देखते हैं, वही बैठ के देखते हैं जो प्रॉपर्ली लीज़र में हैं, रिटायर्ड हैं, जिनके पास समय गुज़ारने के लिए कुछ और है नहीं, तो कुछ देखना है। और आज के तारीख में मीडिया तो फ़ोन पे अवेलेबल है। और ये आपका मान लेते हैं कि एक इधर न्यूज़ मीडिया हो गया, दूसरा आपका जैसे अब मूवीज़ हो गया, थिएटर हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, इसमें भी कंटेंट का मामला है। तो कहीं न कहीं कंटेंट एक बहुत बड़ा लैगार्ड रहा है मीडिया के लिए, पिछले मुझे मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल में तो ये लैगार्ड रहा है। ये बात मुझे ऐसा लगता है कि एट लीस्ट मीडिया को समझ में तो आ रहा है कि कंटेंट इज़ द मेन इश्यू और वो लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आज अच्छी बात ये है कि भारत में जो कंटेंट सिर्फ़ बॉलीवुड या डोमेस्टिक ही नहीं रहता है, आज की तारीख में भारत में कंटेंट बाहर से भी आता है, लोग उसको भी देखते हैं। तो ये दोनों मिला के हो सकता है कि थोड़ी मीडिया का इस साल का कंटेंट लाइनअप बेटर करेंगे लोग, बिकॉज़ उनको भी सर्वाइव करना है। तो उसके लिए कंटेंट लाइनअप बेटर करना होगा। तो वो अगर बेटर होगा, तो मीडिया रिकवर करेगा। लेकिन मीडिया इंडेक्स में मुझे देख रहा था 15-20% के ऊपर चाल नहीं दिख रहा है अभी। 15-20% के बाद ही समझ में आएगा कि वो इंडेक्स में फिर से बुलिशनेस आएगी कि नहीं। बट एक चीज़ है मीडिया चीज़ में मैंने देखा राजीव जी, जिसमें भी रिकरिंग रॉयल्टी इनकम है ना, जिसको क्या बोलते हैं उसको? एन्युटी इनकम टाइप की जो चीज़ें हैं, उसमें बात बन सकती है। क्योंकि आज की तारीख में तो देखेंगे कि अब कोई भी गाना कहीं गाने लगता है, तो जब तक आप उसको उसका रॉयल्टी पे करके उससे राइट नहीं लेते हैं, आप कहीं मुँह भी नहीं खोल सकते हैं। तो उस तरह का जो एन्युटी इनकम वाला होगा, वो मीडिया चल सकता है या वहीं पे इंटरेस्ट रह सकता है या जिसके पास ज़बरदस्त कंटेंट। जी, मतलब ये कि न्यूज़ मीडिया जो है, उससे बहुत उम्मीदें आपको नहीं हैं इस समय। एंटरटेनमेंट वाले हिस्से में ज़रूर कुछ उम्मीदें रख सकते हैं और ख़ास करके वहाँ जहाँ पर मतलब पुराने सोने का खजाना पड़ा हुआ है। न्यूज़ मीडिया तो क्या ही होगा राजीव जी, अपना चैनल शुरू मत करना, आज आपके घर में कुछ हो जाएगा, ऐसा करके तो वो तो कंटेंट लाते हैं। तो ये कंटेंट कौन देखने वाला है? मतलब 1 बार दिखाओ, 2 बार दिखाओ, इतने ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं और बस खाली लड़वाते रहो। मैं तो एक एक तो ख़ैर मेरे यहाँ चैनल ही नहीं है न्यूज़ का। कभी-कभी जैसे आते हैं बुजुर्ग लोग तो देखते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता क्या अब देखते हैं? थोड़ा-सा एक काउंटर व्यू रखता हूँ। हाँ, हमारा ये देश जो है, वो इतना बढ़िया देश है। एक बनारस का एक चुटकुला सामने आया था, पढ़ के सुनाऊँ क्या? लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए।
मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी अगर दो लोग सड़क पे लड़ने लग जाएं तो 20 लोगों की भीड़ ये देखने के लिए जमा हो जाती है कि अच्छा क्या हो रहा है। दोनों में उन 20 लोगों में से कोई कुछ करेगा नहीं, छुड़ाएगा नहीं झगड़ा, लेकिन तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएंगे 20 लोग कि अच्छा क्या हो रहा है। तो झगड़े में किसी भी बात पे झगड़ा कर लीजिए, करवा दीजिए, इस देश में देखने वालों की फुर्सतियों की कमी नहीं होती है। यही चीज़ आप बस समझ लें कि ये आपको बताता है कि हमारे यहाँ नौकरी की कितनी कमी है और कितनी सख्त ज़रूरत है कि हमारा 2700 वाला पर कैपिटा जीडीपी 5000, 8000, 10,000 पहुँचे। क्योंकि जब वो होना शुरू हो जाएगा तो समय नहीं रहेगा। एक समय देखिए, अब जब मैं भी छोटा था, जिस जगह से मैं था, तो वहाँ पे हमारे पास एक तो ठीक है, खेलने के लिए कहीं भी मैदान में विकेट गाड़ दिया, क्रिकेट खेल लिया। लेकिन वो भी कितना करें, तो हर शाम को निकल जाओ घूमने के लिए। तो करने के लिए काम अगर नहीं हो ना, तो यही सब होता है। लेकिन अगर काम में ही बिज़ी, अगर चोर के हाथ में चाबी दे दो, चोर चोरी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए नौकरी हो गई ना कि भैया वो तो रखवाली कर रहा जी। है। तो मेन चीज़ मुझे ये लगता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और वाइड स्प्रेड ग्रोथ धीरे-धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, ये चीज़ें कम होगी। अभी बहुत समय है लोगों के पास, ये चलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो बड़ा सेक्टर है, मीडिया तो खैर उतना कोई बहुत हिस्सेदारी नहीं रखता है आपके पूरे मार्केट कैप में।